हेलो बच्चा लोग, क्या चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKSG 2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की फिजिक्स करा रहे थे। और 9th क्लास की फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसको हम कवर कर रहे थे। तो उसका एक पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो जो पार्ट आज हम कवर करेंगे उसमें है टाइप्स ऑफ फोर्स, मास, वेट, फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें से कुछ एक जो टॉपिक है इन सब में से उनको हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं या फिर देखते हैं। तो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। अब पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का कोई भी एफर्ट जो हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर लगाते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है ये भी मैंने बताया था। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोक सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकता है। हम फोर्स को ना तो फील कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। हम केवल और केवल फोर्स की वजह से जो इफेक्ट होते हैं उनको देख सकते हैं, बस। इसके अलावा हमें नहीं पता फोर्स कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, हमें नहीं पता। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, पहला जो है वो है बैलेंस फोर्स। If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, किसी भी बॉडी पर किसी भी साइड से जो फोर्स लग रहे हैं उनका अगर रिजल्टेंट जीरो है तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स। जैसे ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स does not change its position of rest and it appear as if no force is acting on it. जिस बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगाया जाता है वो बॉडी अपनी पोजीशन पोजीशन है, जो रेस्ट की पोजीशन है वो उसको चेंज नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि हमें ये लगता है कि इस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। अगर हम आगे बात करें अनबैलेंस फोर्स, उसका अगर एक्सप्लेनेशन दे तो क्या करना है कि सपोज ए हैवी बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, कोई भी हैवी बॉक्स है उसको ग्राउंड पे रखा गया है। लेट अस पुश दिस बॉक्स विद आवर हैंड्स, और उस बॉक्स को अपने हाथों से धक्का देना है, उस बॉक्स को अपने हाथों से धक्का देना है। वी फाइंड दैट द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज फोर फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। उस बॉक्स में कोई भी मोशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स पर जो आप पुशिंग फोर्स लगा रहे हो उस पर उस पुशिंग फोर्स के अलावा और भी फोर्स लग रहे हैं जो उस बॉक्स को बैलेंस की कंडीशन में रख रहे हैं। अब वो फोर्स कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है फोर्स ऑफ योर पुश। जिस बॉक्स पर आप फोर्स लगा रहे हो वो आपका पुशिंग फोर्स हो गया। सेकंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द पुश एंड डज नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव। इस बॉक्स पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे मान चलो ये बॉक्स है, ठीक है, इस पर जो फोर्स ऑफ पुश है वो इधर साइड से लग रहा है, लेकिन एक दूसरा फोर्स इधर साइड से लग रहा है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे थोड़ा सा आगे। पहले मैं बता दूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसके अपोजिट जो दूसरा फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किया, एक तो आपने पुशिंग फोर्स लगाया इधर साइड से, फिर एक और फोर्स जो इधर साइड से लग रहा है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
दो फोर्स हो गए, ठीक है। थर्ड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द बॉक्स डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या होती है? वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। अब इस बॉक्स पर जो ग्रेविटी लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, इस बॉक्स पर जो ग्रेविटी लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। तीन फोर्स हो गए। चौथा फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? एक्सर्ट बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स अपवर्ड विच बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। देखो इस पर रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ, जो किसको बैलेंस कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उसको। देखो मैंने क्या बताया कि टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। पहला फोर्स जो आप पुश कर रहे हो, ठीक है। दूसरा फोर्स फ्रिक्शन का, दोनों फोर्स बैलेंस में हो गए ना, तो इधर से ही कोई फोर्स लग पा रहा है ना इधर से ही कोई फोर्स लग पा रहा है। आगे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का नीचे की तरफ, और एक लग रहा है फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ग्राउंड है वो उस बॉक्स पर ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट पर 4 फोर्स लगते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस की कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन के बारे में कि इसमें क्या कंक्लूजन निकला, हेंस वी कंक्लूड दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसके अलावा और 3 फोर्स लगते हैं जो उसको बैलेंस की कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। आगे वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ आवर पुश ऑन द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। जो हम पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं वो किससे बैलेंस हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो किससे बैलेंस हो रहा है? फोर्स ऑफ द रिएक्शन, जो कि ग्राउंड की वजह से उस बॉक्स पर ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, वो किसी भी कंडीशन में मोशन में नहीं आ सकती। जैसे आपने एक बुक ली, उसको टेबल पे रख दिया, अब वो बुक ऐसा तो नहीं है कि अपने आप चलेगी, नहीं, जब तक उस पर आप कोई दूसरा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो वहां से हिलेगी नहीं। उस पर फिर भी 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन सा फोर्स? एक तो जो ग्रेविटी का फोर्स है नीचे की तरफ, और जो एक दूसरा फोर्स है जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। ये था बैलेंस फोर्स। अगर हम आगे बात करें अनबैलेंस फोर्स की, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0। उसमें क्या था? ऑल द फोर्स का रिजल्ट, सभी फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं हो रहा है। द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी दे प्रोड्यूस ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। जब किसी भी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाया जाता है तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, जिसको वो चेंज आता है, वो चेंज उस बॉडी को या तो रेस्ट में लेके आएगा या फिर मोशन में। दीज पॉइंट्स विल मोर क्लियर बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल। और जो ये पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं और जो अनबैलेंस फोर्स है वो कुछ एक एग्जांपल लेके हम क्लियर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर बात करें इसका एक्सप्लेनेशन की, सपोज ए टॉय कार इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ये कोई टॉय कार है जो ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है। लेट अस पुश दिस कार विद आवर हैंड। हमने क्या किया, इस टॉय कार पर हमने एक फोर्स लगाया जिसे हम पुशिंग फोर्स कह रहे हैं। इस टॉय कार पर हमने एक फोर्स लगाया जिसे हम पुशिंग फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट द टॉय कार स्टार्ट मूविंग। हमने क्या देखा कि वो जो टॉय कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इन दिस केस ऑल्सो 4 फोर्स आर एक्टिंग ऑन द कार।
इस केस में भी उस कार पर 4 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? फोर्स ऑफ ओवर पुश जो हम इधर साइड से लगा रहे हैं, सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट साइड लग रहा है, थर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रहा है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। जैसे बैलेंस का फोर्स की कंडीशन में लग रहे थे 4 फोर्स, ऐसे ही अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में भी 4 फोर्स लगेंगे। आगे इसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा? इन दिस केस ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द कार एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एक्टिंग अपवर्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द बैलेंस फोर्स सो दे बैलेंस ईच अदर। इस पर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, जिससे वे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नाउ ड्यू टू द व्हील ऑफ द टॉय कार द अपोजिंग फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज मच लेस हियर। जो इसके व्हील हैं उन पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम है। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम है किसके? जो हम उस पर पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही कोई भी एक फोर्स, पुशिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स अनबैलेंस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स कम हुआ तो वो अनबैलेंस की कंडीशन आ जाएगी और उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। द फोर्स ऑफ आवर पुश इज देयरफॉर ग्रेटर देन वन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, सो दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो और जो फोर्स ऑफ पुश है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे। दस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टॉय कार इज नॉट जीरो। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी टॉय कार पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जो 4 फोर्स लग रहे हैं, वो 2 तो बैलेंस कंडीशन में हैं, लेकिन 2 फोर्स बैलेंस कंडीशन में नहीं है। इसी वजह से इसको अनबैलेंस फोर्स बोला जाता है। आगे अगर बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक है मास और वेट। ठीक है। मास क्या होता है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उस ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जिस मैटर से कोई भी बन के ऑब्जेक्ट बनी हुई है, उसको बोलते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, जिसे डिनोट करते हैं केजी से। आगे अगर हम बात करें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप अर्थ पे हैं, चाहे आप मून पे हैं, चाहे आप जुपिटर पे हैं, चाहे आप मरकरी पे हैं, चाहे आप वीनस पे हैं, किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता और ना ही वो जीरो होता। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 5.97, जिसे हम अप्रोक्स में 6 × 10⁻24 किलोग्राम लिखते हैं। मास ऑफ द मून 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम। वहीं अगर हम बात करें वेट की, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने पहले बताया था कि वेट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं वेट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जो फोर्स की होती है, वही एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन। ठीक है। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। ऐसे ही W इक्वल टू mg होता है। m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट चेंज व्हेन द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, मास का क्या बताया मैंने? वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। वो
प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, प्लानेट टू प्लानेट वेरी करता है। अगर हम किसी दूसरे प्लानेट पर जा रहे हैं तो वहां पर वेट अलग होगा। जैसे अर्थ पर मान के चलो कोई भी वेट 24 किलो है, कोई भी वेट 24 किलो है, तो वो मून पर जाकर, मून पर 1/6 ग्रेविटी है अर्थ के, तो मून पर जाकर 1/6 × 24 = 4 किलोग्राम हो जाएगा मून पर जाकर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0 वेयर g = 0, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 0। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो सकता है, कब? जब g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए तब। ठीक है, आगे बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे मैंने पहले बताया था, द अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मान चलो एक सरफेस ये है और एक सरफेस दूसरा इसी के कांटेक्ट में है। इन दोनों सरफेस के बीच जो फोर्स लगेगा, कौन सा? अपोजिंग फोर्स, जो एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रोल डाउन होने से रोकेगा या स्लाइड होने से रोकेगा, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन वी पुश ए हैवी बॉक्स इट कैन नॉट मूव ड्यू टू फ्रिक्शन। जब किसी बॉक्स को, हैवी बॉक्स को किसी भी फर्श पर या किसी भी ग्राउंड पर पुश किया जाता है तो वह जल्दी सी मोशन में नहीं आता, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से। सेकंड, व्हेन वी राइड इज बाइसाइकिल एंड सडनली स्टॉप टू पेडल द बाइसाइकिल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। किसी भी साइकिल को जब हम चलाते हैं तो उसके जो पहिए होते हैं उनके और जो क्या नाम है ग्राउंड होता है, सड़क होती है, उसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से अगर हम पेडल लगाना छोड़ दें, पेडल लगाना अगर बंद कर दें तो कुछ समय के बाद वो साइकिल रेस्ट में आ जाएगी, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।